नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, हमने सीडीपी का अपनी क्लासेस डालनी शुरू कर दी हैं और कल हमारी पहली क्लास डल गई थी जिसमें हमने अवस्थाओं के बारे में बताया था। डेवलपमेंट की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं उन सब के बारे में हमने आपको बता दिया था। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज उसका पार्ट 2 लेके आ गए हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपने पहली क्लास देख ली होगी। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाइए चैनल पे और हमारी पहली क्लास को देख लीजिए, उसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा अच्छी लगे तो जितना ज़्यादा शेयर कर सके कर दीजिए। तो आज हम दूसरी क्लास लेके आ गए हैं, विकास की अवस्थाएं। तो कल हमने जो देखा था, जो पढ़ा था, उसका जल्दी से एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं जिससे कि आपको जल्दी से ये पता चल जाए कि हमने करा क्या था। चलिए दोस्तों, तो हमने विकास की अवस्थाएं पढ़ी थी। तो सबसे पहले प्रीनेटल स्टेज थी, पूर्व प्रसूति काल। ये आपको पता है 280 दिनों का होता है, ठीक है, इन द वोम ऑफ द मदर, ठीक है, मदर के गर्भ के अंदर होता है, 280 डे का होता है। उसके बाद हमने बात करी थी इन्फेंसी स्टेज की, शैशवावस्था। शैशवावस्था हमारा 0 to 2 ईयर्स का होता है। अब दोस्तों धीरे धीरे हम इसमें ये पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या एरिया जो डेवलपमेंट का है कैसे कैसे डेवलप होता है। तो पहले पढ़ेंगे इन्फेंसी स्टेज जो 0 to 2 ईयर्स की होती है। फिर हमने देखा चाइल्डहुड। चाइल्डहुड दो भागों में डिवाइड करा गया हमारा, एक तो प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक जो है उत्तर बाल्यावस्था। तो 2 से लेकर 7 वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था है, क्योंकि ड्यूरेशन थोड़ा लंबा था, 2 से 12 वर्ष का था तो 2 में बांट दिया। एक 2 से 7 जिसको बोला गया प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक 7 से 12 जिसको बोला गया उत्तर बाल्य अवस्था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई किशोरावस्था, जो कि 12 से लेकर 19 साल तक चलती है, वो हमारी किशोरावस्था हो गई। तो जो कि हमने बताया था कि हम शिक्षक हैं तो शिक्षकों के लिए जब तक की स्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक कि बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है आपके यहाँ। तो ज़्यादातर हम ये मानते हैं 17-18 साल तक का बच्चा हमारे यहाँ रहता है, ग्रहण करता है। तो हमें सारी स्टेजेस के बारे में डीप नॉलेज बच्चे की रहनी चाहिए। तो आइए आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम जो शुरू करने वाले हैं वो ये शुरू करने वाले हैं, जो हमने कल इसका हिंट भी दे दिया था आपको, एरिया ऑफ डेवलपमेंट, विकास का क्षेत्र। तो जैसा कि आपको जानकारी है एरिया ऑफ डेवलपमेंट बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें से हम कुछ मेन चीजें आपके लिए लेके आए हैं। तो मैं कुछ नाम आपको बता देता हूं जहां जहां एरिया ऑफ डेवलपमेंट है, वो नाम मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। चलिए तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, यानी नहीं शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि एक टाइप का हमारा डेवलपमेंट है। बच्चा धीरे धीरे शैशवावस्था से टीनेजर तक जाता है और उसके अंदर जो है शारीरिक वृद्धियां होती रहती हैं। क्रमबद्ध पढ़ेंगे कौन कौन सी उसके अंदर जो है चेंजेस आते हैं, उसको भी देखेंगे। दूसरा होता है, तो दोस्तों ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। बच्चा समाज में रहता है, सामाजिक अंत्यक्रिया करता है और अपने आप को सोशली डेवलप करता है, वहां से आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ एक डेवलपमेंट आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी हमारा मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बुद्धि का विस्तार किस प्रकार हो रहा है हमारा, हम किस तरह से सीख रहे हैं चीजों को, वो सब चीजें आएंगी मेंटल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। इसके अलावा हमारा जो है मॉरल डेवलपमेंट आता है, इसके अलावा इमोशनल डेवलपमेंट आता है, बिहेवियरल डेवलपमेंट आता है। तो एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है पढ़ने के लिए, तो हमें उसको सीमित कर देना है। हमें उसको दोस्तों सीमित कर देना है। सीमित का मतलब है हम कुछ चीजें पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे फोकस हमारा ज्यादा रहना चाहिए। क्वेश्चन ज्यादातर वहीं से ही पूछा जाता है। तो हमने 4 बहुत मेजर इंपॉर्टेंट चीजें निकाली गई। ये जो 4 हमने देखे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में होता है तो उसके अंदर लगातार शारीरिक विकास होता रहता है, जो टीचर को भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि बच्चा कभी कभी शारीरिक विकास के कारण असहज महसूस भी कर सकता है। तो टीचरों को पता हो कि बच्चे का कौन सा शारीरिक विकास किस समय पर होगा और टीचर इस बात से अवेयर हो। दूसरा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब बच्चे का ये समझ लिए मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट हो रहा है, तो भी टीचर को पता होना चाहिए, हर स्टेज में पता होना चाहिए, क्योंकि 0 to 2 एक तरह से बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहता है। उसके बाद तीसरी या चौथी ईयर में जब वो होता है
तो वो टीचर के अंडर में आ जाता है। तो टीचर को सारे उसके संज्ञानात्मक डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हम लोगों के लिए। अगला है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक, क्योंकि मनुष्य हमेशा से एक सामाजिक प्राणी रहा है और समाज से हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहा है और समाज से उसे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो इसके कारण ये भी एक जो एरिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको भी हम अपने इसमें कवर करने वाले हैं। एक ऐसे तो बहुत सारे मॉरल डेवलपमेंट भी है, लेकिन एक इमोशनल डेवलपमेंट ले लेते हैं हम इसमें, और मॉरल डेवलपमेंट को हम अलग से कवर कर लेंगे क्योंकि उसमें कुछ थ्योरीज हैं, उसको भी हम अलग से कवर कर लेंगे। तो मैंने आपको कल ये बता दिया था पीसीएस ई, ये तीन तो बहुत ज़्यादा, पीसीएस और ई, पीसीएस ई इमोशनल हुए बता दिया था। तो यहां से आप जो है इनको याद कर सकते हो, पी फॉर फिजिकल, सी फॉर कॉग्निटिव, एस फॉर सोशल एंड ई फॉर इमोशनल। तो दोस्तों मेरी एक आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग हिंदी में पढ़ते हो चाहे इंग्लिश में पढ़ते हो, थोड़ा सा बाइलिंगुअल हो जाइए, यानी जो लोग इंग्लिश में पढ़ते हो वो हिंदी की टर्म्स को भी याद रखिए, क्योंकि कई बार ऑप्शन हिंदी में बहुत इजी हो जाता है। और जो लोग हिंदी में ही पढ़ते हो वो इंग्लिश की एक दो टर्म याद रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है पढ़ाते वक्त इंग्लिश की टर्म यूज हो जाती है, तो आपको वो ध्यान रहनी चाहिए कि हाँ ठीक है ये वाली टर्म हमने पढ़ी थी। वैसे तो कोशिश रहती है दोनों लैंग्वेज में हम आपके लिए नोट्स लेके आएं और आएंगे भी, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले मैंने एक आपको ग्राफ बताया था कि ये जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट का ग्राफ है कितनी तीव्र गति से शुरू में बढ़ता है। तो देखिए यदि मैं इस ग्राफ को यहां से देखूं, ये मेरा 0 से लेकर 1 साल तक का है, 1 के बाद ये मेरा आगे का 2 साल मान लीजिए कोई भी पीरियड दे रखा है, ये मेरा अगले साल का है, तो इस तरह से दे रखा है। तो जितना ग्राफ स्लोप पे रहेगा, जितना ग्राफ स्लोप पे रहेगा, ये जो स्लोप है, ये जो ग्राफ की स्लोप है ये बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां पर ग्रोथ भी ज्यादा है, यहां पर जो ग्रोथ है वो ज्यादा है। ठीक है, यहां जो भी ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस, इससे ज्यादा है, क्योंकि आपने देखा ये ग्राफ फिर थोड़ा सीधा हो गया, पहले ग्राफ ऐसे था फिर हल्का सा सीधा हो गया, जितना लेटता जाएगा ऐसे उतना ही ग्रोथ कम होती चली जाएगी। तो जिस साल, इस साल में देखिए सबसे ज्यादा ग्रोथ है, तो हम यही मान के चलते हैं कि 1 वर्ष से 3 वर्ष तक फिजिकल ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है बच्चे में। तो यदि सवाल आपके पास पूछने को आ जाए तो बताइए कि फिजिकल ग्रोथ सबसे ज्यादा बच्चे की किस अवस्था में होती है, तो हम बोलेंगे शैशवावस्था में होती है, और कुछ हिस्सा लगा रहता है प्रारंभिक बाल्यकाल का, यानी 1 आधा साल होता है प्रारंभिक बाल्यकाल का, उसमें भी बहुत ज्यादा रैपिड रहती है। तो जैसा ऑप्शन होगा उसके हिसाब से हम जवाब दे देंगे उसमें। जब हम सवाल लेके आएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या दिक्कतें आती हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑफलाइन बैचेस में आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स मुझे पता हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स का आप ना सामना करो, इसलिए मैं वैसा ही बना के लाता हूं कि आपकी कोई प्रॉब्लम रहने ही ना दूं। आपकी कोई प्रॉब्लम, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है आप कमेंट बॉक्स में वो प्रॉब्लम डाल सकते हैं, हम आपको उस प्रॉब्लम के लिए रिप्लाई जरूर करेंगे या उसकी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जब प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शारीरिक विकास और मोटर विकास की। अभी एक नई टर्म आपके पास आ गई कि भाई मोटर डेवलपमेंट क्या होता है बच्चे का। तो ये मोटर जो है हमारी वो वाली मोटर नहीं है जो पंप के साथ कनेक्ट करके पानी ऊपर चढ़ाती है, वो बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं ये मोटर है। हर तरह का बच्चा हमारे पास आता है। यह मोटर विकास मैं आपको अभी समझाता हूं होता क्या है। सबसे पहले हम शारीरिक विकास को देख लेते हैं। हमारे पास जो मेन स्टेजेस थी, पहली थी दोस्तों इन्फेंसी की। इन्फेंसी का मतलब शैशवावस्था, इन्फेंसी की थी। इन्फेंसी में आप बताइए कौन कौन से फिजिकल डेवलपमेंट हो सकते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन से मेन होते हैं। देखिए लंबाई, वजन, ये तो सब बढ़ता ही है, लेकिन एक मेन जो काम होता है दांत आना। बच्चे के दांत आना शुरू हो जाते हैं इस अवस्था से। इन्फेंसी से दूध के दांत बच्चे के प्रारंभ हो जाते हैं, 4 या 5 माह के बाद बच्चे के जो है दांत आने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी अवस्था है इन्फेंसी में जहां पर फिजिकल डेवलपमेंट पे दांत आरंभ हो जाते हैं आने के लिए। ये बात आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना,
ठीक है, ब्रेन डेवलप होना, ये सारी चीजें आपको पता है कि हो रही हैं। ये हमने अपने, देखिए ये ज्यादा पार्ट मैंने इतना मेन क्यों नहीं कवर करा है, क्योंकि ये फिजिकल डेवलपमेंट हमें पता है कि क्या क्या होते हैं, बच्चे की क्या क्या वृद्धि होती है, हम उससे जानकारी हमें रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं चाइल्डहुड की। तो अगर आप चाइल्डहुड की बात करेंगे तो देखिए चाइल्डहुड में क्या क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं। हाइट में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, वजन बढ़ेगा, बॉडी लीन सी होगी थोड़ी सी, यानी बच्चा पतला होना शुरू होगा, लंबा होना शुरू होगा, ये सब चीजें तो चाइल्डहुड में होगी। उसके अलावा ये दांत टूटेंगे, दूध के दांत जो होते हैं, और नए दांत आते हैं। तो 8 9 या 10 साल की अवस्था तक आते आते बच्चे के जो है दांत लगभग सारे जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं वो निकल आते हैं। 10 साल के में आ जाते हैं, 12 साल के में आ जाते हैं। इनफेंसी में अगर आप देखेंगे तो 2 ईयर तक, 2 ईयर तक लगभग बच्चे के 20 दांत आ जाते हैं, 20 टीथ आराम से आ जाते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि आपको फिजिकल में पता होनी चाहिए, पता होती भी हैं सभी को। उसके अलावा चाइल्डहुड में हमारे दूध के दांत टूटते हैं और नए दांत आ जाते हैं। उसके बाद जो बात करते हैं हम, हमारा ये हमारी आई हमारी एडोलसेंस। एडोलसेंस सबसे मेन एज है, यानी हमारी जो युवा अवस्था है, या हम कह दें टीन एज जो है हमारी, वो सबसे मेन है। मेन एज क्यों है एडोलसेंस, उसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। इसको हम एज ऑफ, ये समझ लीजिए तूफान भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम बोलते हैं, एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, तनाव और तूफान की एज। किसकी एज बोलते हैं? तनाव और तूफान, तनाव और तूफान की एज बोलते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या होती है एडोलसेंस में, आपके एडोलसेंट के जो हमारा एडोलसेंट है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनने शुरू हो जाते हैं। तो जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मैच्योरिटी डेवलप, बनने नहीं, मैच्योरिटी की तरफ चलने शुरू हो जाते हैं। बनते तो बचपन से ही हैं, लेकिन बनने का मतलब है मैच्योरिटी की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी उनके हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं। इसलिए इन हार्मोनल चेंजेस के साथ, जैसे कि कोई लड़का है तो उसके जो हार्मोन होंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज्यादा डेवलप होंगे, जिसके वजह से उसके अंदर मैनली नेचर आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हो सकता है वो तनाव में रहे, गुस्से में भी रहे। ऐसे ही जो गर्ल चाइल्ड है उसके अंदर ऑस्ट्रोजिन नाम का, बॉय के अंदर क्या था, बॉय के अंदर हमने आपको बताया किस नाम का, टेस्टोस्टेरोन। तो जो बॉय है, मेल बॉय, यानी बॉय मेल जो है, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन। और जो गर्ल चाइल्ड है उसके अंदर दोस्तों ऑस्ट्रोजन आ जाएगा, ऑस्ट्रोजन, ये उसके अंदर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से उस अवस्था को क्या बोला गया है? स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। स्ट्रेस क्यों? इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो तनाव में रहते हैं कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। और स्ट्रॉम का मतलब इन चेंजेस की वजह से उनके अंदर वो नेचर आ रहा होता है। जैसे बॉय है तो उसके अंदर मैनली नेचर आ रहा होता है, गर्ल है तो उसके अंदर विमेन वाला नेचर आ रहा होता है, एक महिला वाला नेचर आ रहा होता है, जिसके कारण उसके अंदर तूफान सा जगा रहता है हमेशा और मूड स्विंग होते रहते हैं। तो ये फिजिकल चेंजेस उनके अंदर आते हैं। फिजिकल चेंजेस मैं उम्मीद करता हूं आपको बड़े आराम से समझ में आ भी गए होंगे, और फिजिकल चेंजेस जितने आते हैं वो मैंने बता दिए हैं। अब आगे का पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए मोटर डेवलपमेंट क्या है। हमने आपको बोला था कि हम ये जानेंगे कि मोटर डेवलपमेंट होता क्या है। तो देखिए मोटर का मैंने आपको पहले बता दिया, इसको वो नहीं समझेगा, पंप वाली मोटर। मोटर का मतलब मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बताता हूं। देखिए कि होता क्या है, जब हमारे मसल्स काम करती हैं, ये हमारी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां जो हैं, जो काम करती हैं, ये इनका अटैचमेंट हमारे नर्वस सिस्टम से होता है। नर्वस सिस्टम का मतलब हो गया हमारे ब्रेन से नर्व्स आती हैं, नर्व तंत्रिकाएं आती हैं, और वो हमारे उनको कमांड देती है, मैसेज देती हैं कि अपने हाथ को ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, यानी कोई भी बॉडी पार्ट को चला लो। यह मैसेज ब्रेन से जो मसल्स पे जाता है, ठीक है,
वो जो पूरा प्रोसेस है वो एक मोटर डेवलपमेंट का प्रोसेस है। यानी ये जो डेवलपमेंट होगा ये मोटर डेवलपमेंट होगा। बात क्लियर हो गई? क्या मस्तिष्क से जो सिग्नल गया वो नर्व्स के थ्रू गया, नर्व से तंत्रिकाओं से मांसपेशियों पे गया, मांसपेशियों ने अपना काम शुरू करा। तो ये जो मोशन हो गया ब्रेन द्वारा कोऑर्डिनेट हुआ है, यानी ब्रेन द्वारा संचालित हुआ है, यह पूरी तंत्रिका मोटर डेवलपमेंट के अंदर आती है। तो बात आपको क्लियर होगी कि मोटर डेवलपमेंट धीरे तौर पे करता क्या है, ये तो पता चल गया होगा, वो आइडिया तो खत्म हो गया होगा मोटर वाला। तो मोटर डेवलपमेंट आपको समझ में आया। अब दो तीन जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है उनकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर देखेंगे मोटर डेवलपमेंट में क्या क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे जो ब्रदरसन ने जो डेफिनेशन दी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मोटर विकास यानी मोटर डेवलपमेंट जो है, शब्द का तात्पर्य शारीरिक विकास, किससे? शरीर के विकास से है। शारीरिक यानी हमारी मसल्स का ग्रो होना, हमारे कंट्रोल में आना, सबसे बड़ी चीज होती है हमारे कंट्रोल में आ जाना। अभी उसका एग्जांपल मैं बताऊंगा। विकास या बच्चों की अपने शरीर और शारीरिक कौशल का उपयोग करने की क्षमता में वृद्धि से है। यानी बच्चों का क्या रहता है, आपने देखा होगा, इस लाइन को समझते हैं पहले हम, ये क्या समझाना चाह रहा है, क्योंकि जो भी साइकोलॉजिस्ट कुछ डेफिनेशन देते हैं तो उसमें बहुत डीप मीनिंग होता है। देखिए, होता क्या है, जब बच्चा छोटा रहता है तो ये जो मोटर सेंसेस रहते हैं, यानी ये जो कंट्रोल रहता है, ये पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होता। यानी मोटर मैच्योरिटी जब नहीं होती तो बच्चे के कंट्रोल में मोशंस नहीं होते। बहुत छोटा सा बच्चा अगर आप देखेंगे तो वो चीज को उठा नहीं पाता, क्योंकि उसकी ग्रिपिंग की जो ये सेंसेस है, जो ग्रिपिंग की है, ये उसके कंट्रोल में नहीं है। यानी हाथ वो चाह के बंद नहीं कर सकता कि मैं अब बंद कर लूं, कर सकता है वो, लेकिन वो सोच के बंद नहीं कर सकता कि जैसे ये पेन पकड़ा तो अब बंद कर लूं। उसका बंद ना करना और खोलना उसके हाथ में तो है, लेकिन उसकी इच्छा के बिल्कुल इच्छा के कंट्रोल में नहीं है कि मैं इस समय पे कर लूं। इस कारण अभी उसकी वो मसल्स इतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई, वो कंट्रोल उसे इतना अच्छा नहीं आया। तभी आपने देखा होगा छोटा बच्चा पेंसिल पकड़ने में, ड्राइंग करने में या कोई चीज को पकड़ने में थोड़ा असहज महसूस करता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसके अंदर मैच्योरिटी आती जाती है, यानी मोटर मैच्योरिटी, ये जो चीजें हैं ये मैच्योर होती हैं, तो वो फिर बड़ी आराम से उन चीजों को पकड़ लेता है, यानी उसके अंदर मोटर परिपक्वता आ जाती है, फिर मोटर डेवलपमेंट हो जाता है। तो यही बात बोली है उन्होंने, बात क्लियर हो गई। मोटर विकास को अक्सर उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा एक बच्चा गति, पैटर्न और कौशल प्राप्त करता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चे ने टूटी फूटी स्टाइल में पेंसिल पकड़ ली, अभी कुछ लिख रहा है, ऐसे पकड़ के लिख रहा है, फिर उसका मोटर विकास हुआ, उसे पता है ऐसे उंगली में दाबनी है, ये ऐसे करके दाब ली, अब बढ़िया लिख रहा है, इस तरह से लिख रहा है। तो धीरे धीरे उसका मोटर विकास हुआ, स्किल धीरे धीरे डेवलप हुई। तो ये जो हमारा डेवलपमेंट है इसे मोटर डेवलपमेंट बोलेंगे, और इसमें समय लगता है बच्चों को, इसमें जो है। तो ब्रदरसन की बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ब्रदरसन ने क्या बोला है, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए, हरलॉक ने क्या बोला। हरलॉक के अनुसार मोटर विकास का अर्थ है तंत्रिका, यानी जो हमारे क्या बोलते हैं, नर्व्स हैं, जो हमारी नर्व्स हैं, तंत्रिका केंद्रों, तंत्रिकाओं और मांसपेशियों की समन्वित गतिविधि के माध्यम से शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण का विकास। यानी मोटर डेवलपमेंट मींस द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल, किसके ऊपर कंट्रोल? कंट्रोल ओवर बॉडीली मूवमेंट थ्रू द कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ द नर्व सेंटर। जो ये हमारी नर्वस सिस्टम है, इसका जो कंट्रोल नर्व सेंटर है, यानी हमारे ब्रेन से लेकर जो हमारी नर्व्स आ रही हैं, नर्व्स का मतलब छोटी छोटी जो तंत्रिकाएं आ रही हैं, जिसके कारण हम मोशन को कर सकते हैं कंट्रोल। देखिए, मोशन जो कंट्रोल होता है वो मसल से होता है। अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। हमारी, जैसे मान लीजिए मैंने हाथ को ऐसे किया, ये मैंने हाथ ऐसे किया, तो मेरी एक मसल्स लगी, पहले ब्रेन नर्व के थ्रू, ब्रेन ने क्या मैसेज दिया कि भाई हाथ ऐसे करना है, तो वो जो मैसेज आया वो नर्व के थ्रू आया, हाथ में पहुंचा, उसने मसल को एक्टिवेट किया, मसल को बोला
कि ये जॉइंट को ऐसे मूव करा दो। अब उसने मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी मसल के अंदर क्या हुआ, मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आया, खिंचाव सा आया और मेरा हाथ ऐसे हो गया। ये जो सारा प्रोसेस हुआ ये मोटर कंट्रोल के अंडर में है। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, हमारी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे दिमाग की वजह से हो सकती है, यानी हमारी तंत्र की वजह से हो सकती है, लेकिन वो खुल नहीं सकती। तो आपकी इच्छा से हाथ तो ऐसे एक मसल ले आएगी, लेकिन अगर मुझे ये हाथ वापस करना है तो एक दूसरी मसल जो है, जो इधर लग रही होगी, वो इसको वापस लेके जाएगी। यानी वो जो लेके आई थी मसल, वो सेम मसल इसको वापस नहीं ले जा सकती। इसका मतलब मसल्स हमेशा पेयर में काम करती हैं, जोड़े में काम करती हैं, एक ले जाने के लिए और फिर एक उसको वापस लाने के लिए। तो एक मसल जब ऐसे खिंचाव आ गया तो वो अपनी मन से नहीं खुलेगी, वो दूसरी मसल खिंचाव के कारण उसे खोलेगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कैसे हमारा ब्रेन काम करता है, मैसेज देता है, मैसेज देने के बाद ब्रेन जो है वो नर्व्स के थ्रू मैसेज देता है, नर्व्स के थ्रू मैसेज देने के बाद वो हमारी मसल्स पे आता है और मसल्स हमारे जॉइंट्स को और आर्म्स को मूव कराती है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ नर्व सेंटर, नर्व सेंटर समझ में आ गया, नर्व्स जो हमारी ये तंत्रिकाएं हो गई ये, एंड द मसल्स, और मसल्स का जो कार्य है वो सारा हरलॉक ने समझाया कि ये मोटर डेवलपमेंट है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अब आता है प्रिंसिपल ऑफ मोटर डेवलपमेंट। ये जो हमारा मोटर डेवलपमेंट है ये कुछ सिद्धांत फॉलो करता है। उन सिद्धांतों को पढ़ना अति आवश्यक है क्योंकि ये इन्फेंसी में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। क्योंकि बच्चा जब इन्फेंट होता है, जब बच्चे की अवस्था छोटी है, नियोनेट से आगे जाता है, ठीक है, यानी नवजात से आगे जाता है और शैशवावस्था में रहता है, तब हमें यह जो हमारी मोटर डेवलपमेंट है ये बहुत ज़्यादा विस्तार में चल रहा होता है, यानी डेवलपमेंट में जा रहा होता है। तो इसके प्रिंसिपल देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रिंसिपल है वो डायरेक्शनल ग्रोथ है एंड मोटर डेवलपमेंट, यानी दिशात्मक वृद्धि और मोटर विकास की दिशा, किस दिशा में डेवलप होगा, किस दिशा में डेवलप होगा। तो इसका सबसे पहला जो होता है वो होता है सिर से पैर तक या ऊपर से नीचे, यानी जो पहला मोटर डेवलपमेंट होगा वो सिर से नीचे की तरफ होगा, सिर से नीचे की तरफ। इसको बोलते हैं शिरः पदाभिमुख, शिरः पदाभिमुख या सिफेलोकॉर्डल। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रख लो। सिफेलोकॉर्डल पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिफेलोकॉर्डल, ये उसने कई बार पूछा है। द डेवलपमेंट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम और फ्रॉम कैसे हैं हेड टू टो, हेड टू टो, सिर से पैरों की तरफ जब हमारा डेवलपमेंट चलेगा। तो देखिए शिरः पदाभिमुखम, सिर से पद पैरों की तरफ, ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या है, छोटे से बच्चे को देखो, जब आप उसको गोद में लेते हो तो शुरुआत में तो वो सर भी नहीं संभलता, उससे वो सर भी उसका ऐसे ऐसे हो रहा होता है, लेकिन 2-3 महीने 4 महीने बाद बच्चा अपना सर को संभालने लग जाता है। यानी सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ वो उसके नेक की मसल्स का हुआ, नेक की यानी गर्दन की मसल्स का डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ, सिर से नीचे की तरफ जा रहा है। फिर जो डेवलपमेंट होगा वो इन आर्म्स का हो जाएगा, इनको संभाल पाएगा। शुरू में बच्चे के ऐसे खुद से चलते हैं, उसको कंट्रोल में नहीं रहता, आप हाथ ऐसे करो यूं गिर जाएगा, लेकिन वो कंट्रोल में कर सकेगा। उसके बाद और नीचे चल के इस ट्रंक, ये जो हमारा धड़ है, इसकी मसल्स को कंट्रोल करेगा। फिर उसके बाद नीचे पैरों की मसल्स को कंट्रोल करेगा, और जिस दिन पैरों की मसल्स पे पूरी तरह कंट्रोल आ गया उस दिन बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है। तो तभी तो होता है पहले गर्दन संभालना सीखता है, उसके बाद चलना। तो शिरः पदोभिमुखम यानी सिर से नीचे की तरफ ऐसे चलेगा हमारा डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, यानी जो मसल्स का डेवलपमेंट होगा। पहला बात क्लियर हो गई, पहली समझ में आ गई, हेड टू टो वाला। दूसरा देखिए, इनसाइड टू आउटसाइड और सेंटर टू आउटसाइड, यानी सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ चलेगा, इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसको बोलेंगे समीप दुराभिमुख, समीप दुराभिमुख यानी समीप, पास से दूर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ या केंद्र से बाहर की तरफ। अभी देखिए कैसे, इसको समझिए। पहले जो हमारा मसल्स है अंदर, अंदर से इस तरह से मसल्स डेवलप होती शुरू होंगी। यानी अगर आप सोचो, अगर मैं अपने हैंड की बात करूं
तो पहले जो मसल डेवलप हुई वो ये वाली हुई, इसका मतलब मैं पहली बार में हाथ उठा सकता हूं, अभी ये वाला कंट्रोल नहीं आया, ठीक है। दूसरी बार में मैं ये वाला कंट्रोल लेके आऊंगा, अब मेरी इस वाली मसल्स का, यानी मेरा कंट्रोल ऐसे की बाहर की तरफ चल रहा है। पहले ये वाला कंट्रोल आया, ये वाला, दोबारा दूसरी बार में, फिर आगे थोड़े दिन बाद ये कंट्रोल बहुत अच्छा आएगा, फिर रिस्ट का कंट्रोल बहुत अच्छा आएगा, फिर फिंगर्स का कंट्रोल। तभी तो बच्चा पहले हाथ वाथ हिला लेता है, लिखना बिल्कुल अंत में सीखता है। ये पूरी जब उसकी सारी मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती हैं तब लिखना सीखता है, क्योंकि ये बहुत फाइन मसल्स हैं, ये फाइन मसल्स हैं, ये बिल्कुल एंड में डेवलप होंगी। हाथ की मोटी मसल्स, ग्रॉस मसल्स पहले डेवलप हो जाएंगी। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, अंदर से बाहर की तरफ। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो किधर होगा? अंदर से बाहर की तरफ, यानी समीप दुराभिमुख, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। उसके बाद जो तीसरा है, फ्रॉम लार्जर टू स्मॉल मसल्स और ग्रॉस टू फाइन, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया लार्जर मसल्स डेवलप होंगी और फाइन, फाइन यानी छोटी मसल्स, उन पे बाद में ग्रिपिंग पावर आएगी। तभी तो बच्चा पकड़ना बाद में सीखता है, हाथ पैर चलाना पहले सीख जाता है और उसकी ग्रिप पकड़ना बाद में सीखता है। अभी एक छोटा सा बच्चा लो 2 साल का, उस 2 साल के बच्चे को ऐसे पोज बना दे, वो नहीं बना पाएगा। यानी ये वाला जो मसल्स कंट्रोल है अभी इतना बढ़िया नहीं आया, कोई ऐसे कर देगा, कोई ऐसे कर देगा, कोई ऐसे कर देगा। ये वाला पोज बन के ऐसे करके उससे पोज ढंग से नहीं बनेंगे। 2 साल के बच्चे के आसपास करवा के देखना, इसका मतलब उसकी ये जो फाइन मसल्स ग्रिपिंग है ये अभी डेवलप हो रही है, इतनी बढ़िया नहीं हुई। और उसको बोलना ऐसे करे, ऐसे कर देगा वो। उसको बोलिएगा ऐसे कर दे, ऐसे बॉडी दिखा दे, कर देगा, क्योंकि ये चीजें डेवलप होती जा रही हैं। लेकिन ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, 4 दिखा दो, वो डेवलपमेंट उसका भी नहीं आया। यानी कौन सा? अभी ग्रॉस मोटर तो उसका एक्टिवेटेड है, बढ़िया है, लेकिन फाइन मसल्स अभी उसकी नहीं हुई। फाइन मसल्स बाद में ही डेवलप होती है, ये बड़ों में भी है। आप नया कौशल सीखो, जैसे कि मान लो आप जो है बॉलिंग करो, तो ये हाथ वाथ तो सब घूम जाता है, लेकिन स्लो बॉल डालना, ऐसे घुमाना, ऐसे करना रिस्ट को, ये सब स्किल्स आप बाद में सीखते हो। पहले सीधा हाथ घुमा के बॉलिंग फेंकनी शुरू कर देते हो। तो ये जो रिस्ट के मूवमेंट हैं, ये जो फाइन मसल्स है, इन पे पावर आपको बाद में मिलती है, इन पे कमांड आपको बाद में आती है। ये बात क्लियर होगी प्रिंसिपल ऑफ मोटर डेवलपमेंट में। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। यानी पहले मैं जनरल काम सीखूंगा, जनरल कंट्रोल पाऊंगा, और स्पेसिफिक कंट्रोल, ये वो जो मैंने एग्जांपल दिया आपको बॉल वाला, यानी पहले बॉलिंग हाथ घुमा के बॉलिंग सीख ली, ठीक है, पहले हाथ घुमा के बॉलिंग सीख ली, ये स्पिन करना, रिस्ट घुमाना, ये सब बाद में सीखा, क्योंकि ये कंट्रोल धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आ सकता। यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर, पहले सामान्य चीज करूंगा और उस सामान्य चीज को सीखने के बाद विशिष्ट चीजें बाद में उनमें ऐड कर दूंगा। तो ये इसका प्रिंसिपल है। उसके अलावा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, विभेदीकरण और एकीकरण। विभेदीकरण और एकीकरण का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब अलग अलग कंट्रोल, जैसे सिर पे मेरा कंट्रोल आ गया, मेरा हाथों पे कंट्रोल आ गया, इस तरह से मैं मूव करा, पैरों पे कंट्रोल आ गया, मैं मूव करा सकता हूं। उसके बाद इन सारे कंट्रोल को स्विमिंग करते वक्त एक साथ करना, यानी सिर भी ऐसे ऐसे करना, हाथ भी ऐसे ऐसे करना और पैर भी इस तरह से चलाना, इसको बोलते हैं सारे कंट्रोल का एकीकरण। विभेदीकरण का मतलब सारे अलग अलग कंट्रोल, उनका एकीकरण। यानी जैसे एग्जांपल स्विमिंग लिख सकते हो, एग्जांपल क्या लिख सकते हो? स्विमिंग। ये आप, मैं उम्मीद कर रहा हूं साथ के साथ लिखते भी रहना, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ये स्विमिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया वेरिएशन इन ग्रोथ एंड मूवमेंट, यानी वृद्धि और गति में भिन्नता। जब बच्चा मोटर स्किल्स डेवलप कर रहा होता है, यानी वृद्धि और गति में भिन्नता, जब बच्चा मोटर स्किल्स डेवलप कर रहा होता है, तो एक 2-2.5 साल का बच्चा देख लो, एक 5 साल का देख लो, दोनों के चलने में, दोनों की मोटर स्किल्स में, लिखने में, पेंसिल पकड़ने में आपको अंतर, भिन्नता दिख जाएगी। यही है, जब परिपक्वता की तरफ जा रहे हैं तो भिन्नता साफ साफ नजर आती है। यानी छोटे से बड़े की तरफ जब चलेंगे तो वृद्धि भी नजर आएगी, अच्छा नजर आएगा, और गति में भिन्नता, यानी गति में भी, उनके चलाने की गति में भी भिन्नता हमें दिख जाएगी। यानी 2 ईयर से 2 ईयर के बच्चे को देखो, और जब हम 5 ईयर के बच्चे को देखेंगे
तो उनकी जो मोटर स्किल्स हैं उसमें हमें अंतर साफ साफ नजर आएगा। इस पॉइंट का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिमल टेंडेंसी इन फिजिकल ग्रोथ एंड मोटर एक्टिविटी, इसका मतलब क्या है? शारीरिक विकास और मोटर गतिविधि में इष्टतम प्रवृत्ति। इसका मतलब ऑप्टिमल का मतलब यानी इष्टतम प्रवृत्ति का मतलब हो गया, इसको आप नोट डाउन तो कर ही लीजिएगा, मैं थोड़ा सा हट जाऊंगा, ये लीजिए। चलिए, इसका मतलब ये हो गया कि शारीरिक विकास और गतिविधि में इष्टतम। आप क्या करें, जब ट्रेनिंग करते हैं, हम बहुत ज्यादा परफेक्ट लाना चाहता हूं मैं बार बार अपनी मसल्स के साथ, तो ऑप्टिमम शब्द का मतलब होता है कि मेरे पास ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी मसल्स में, अब बहुत ज्यादा कंट्रोल आ जाएगा। ऑप्टिमम का मतलब होता है दिए गए उसमें बेस्ट कंट्रोल, बेस्ट कंट्रोल। यानी अगर ये ऐसा मानो बॉडी बिल्डिंग की तरह, एक वजन उठाने की क्षमता है, मान लो मैंने अपनी मसल्स को ट्रेन कर लिया, बॉडी बिल्डिंग में मानो मैंने अपनी मसल्स को ट्रेन कर लिया और अब मेरे पास वजन उठाने की क्षमता बढ़ गई। लेकिन हर मानव मांसपेशी की एक लिमिट है, हर मानव मांसपेशी की एक लिमिट है, वो टनों वजन नहीं उठा पाएगा। तो यानी उसकी एक लिमिट है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम लिमिट, जितनी वो बिना इंजरी के उठा सके, जितनी वो बिना इंजरी के उठा सके, तो वो हर एक की अपनी अपनी रहेगी। इसमें यही बोला है उसने, शारीरिक विकास और मोटर गतिविधियों में इष्टतम प्रवृत्ति, हर एक इंसान की अपनी एक ऑप्टिमम लिमिट रहती है, उससे ज्यादा वो अपनी मसल्स को ट्रेन, मोटर स्किल्स को ट्रेन नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद सीक्वेंशियल डेवलपमेंट यानी क्रमिक विकास। ये आपको पता है जो डेवलपमेंट होगा वो सीक्वेंशियल होगा। जैसे इसका एग्जांपल देखो, बच्चा पहले पेट के बल रगड़ेगा चलने में, फिर कोहनी और घुटनों के बल चलेगा, फिर उसके बाद जो है किसी चीज को पकड़ पकड़ के चलेगा और फिर चलने लग जाएगा, फिर दौड़ने लग जाएगा। तो ये सीक्वेंशियल हुआ ना, यानी क्रमिक। हर ऐसा नहीं बच्चा पहले दौड़े और बाद में जो है घुटनों के बल चले, नहीं, अपना एक क्रम है, वही फॉलो होगा सीखने में। ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले ये मोटर डेवलप कर गया और हाथ हिल नहीं रहा और ऐसे करे जा रहा है, नहीं, ये नहीं हो सकता। पहले यही डेवलपमेंट आएगा, ग्रॉस मोटर पहले होंगी, फाइन मोटर बाद में होंगी। उसके बाद आता है बाइलेटरल और यूनिलेटरल टेंडेंसी, द्विपक्षीय एवं एक पक्षीय प्रवृत्ति। तो आपने देखा होगा द्विपक्षीय और एक पक्षीय में छोटा बच्चा रहता है, छोटा बच्चा पहले सारे काम दोनों हाथों से करेगा, बैट बॉल मारेगा दोनों हाथों से, बॉलिंग, यानी वो हर चीज को दोनों हाथों से करना चाहता है, क्योंकि अभी उसका फाइन मोटर कंट्रोल इतना बढ़िया नहीं आया, तो वो बाइलेटरल ही काम करेगा। उसके बाद यूनिलेटरल हो जाएगा, जब उसका एक हाथ चाहे राइटी बने चाहे लेफ्टी बने, जब उसका वो एक हाथ पे परफेक्शन आ जाएगा, फिर वो काम उसी से ही करने लग जाएगा, तो वो यूनिलेटरल हो जाएगा, यानी चाहे राइटी होगा तो राइट से करेगा, लेफ्टी होगा तो लेफ्ट से करने लग जाएगा। इंडिविजुअल डिफरेंस आपको पता ही है, हर आदमी, हर बच्चा मोटर स्किल्स अपने समय पे सीखेगा। कोई बच्चा हो सकता है 9 महीने पे चलना सीख जाए, कोई 10 महीने पे सीखे, कोई 12 महीने पे सीखे, कोई 15वें महीने पे सीखे। ये सबका अपना अपना मोटर स्किल्स फाइन करने का अपना अलग रेट है, हर बच्चे का अपना अलग है, वो जारी रहेगा। लेकिन हर बच्चा सीक्वेंस फॉलो करेगा, ये बात ध्यान रखना। यानी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा पहले पैरों के बल चलेगा उसके बाद खड़ा होगा, ऐसा नहीं, खड़ा होगा पहले और पैरों के बल बाद में चलेगा, यानी वो पैटर्न तो फॉलो होगा लेकिन अलग अलग समय पे होगा। ये जो है इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है अलग अलग समय, सब अपना समय अलग लेंगे करने में। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। ये हमारे प्रिंसिपल हैं मोटर के। अभी प्रिंसिपल जर्नल डेवलपमेंट के भी लेके आऊंगा, इनमें से बहुत सारे होंगे, याद हो जाएंगे आपको बड़े आराम से। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में दोबारा अगली क्लास में लेके आने वाला हूं, वो मोटर वाले भी रहेंगे कुछ और कुछ उनके अलग रहेंगे, क्योंकि मोटर से अलावा भी तो डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव वगैरह, उनके भी प्रिंसिपल रहेंगे। तो सारे प्रिंसिपल ये हैं, इसके अलावा भी आएंगे, बिल्कुल चिंता मत करना, बेहतरीन तरीके से करा रहा हूं काम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरी रिलेटेड टू द फिजिकल डेवलपमेंट, हैविंग हर्ट्ज डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी। मैं थ्योरी लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे कि हाँ भाई ये सारी थ्योरी इनमें आती हैं और हमें करनी है। थ्योरी का अलग एक सेशन रहेगा हमारा, जिसमें हम सारी थ्योरीज को कवर करेंगे, जिससे कि आप सारी थ्योरी एक साथ आ जाए। उसमें देखिए कौन कौन सी थ्योरी कवर होंगी, फिजिकल थ्योरी कवर होगी, सोशल थ्योरी कवर होगी, कॉग्निटिव थ्योरी कवर होगी, मॉरल थ्योरीज कवर होंगी। ये बहुत सारी थ्योरीज हैं, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी हुई हैं, एक एक करके 3-4 क्लास बनाएंगे
और उसमें सारी थ्योरी कवर कर देंगे, आपको भी मजा आने वाला पढ़ने में। तो ये इसमें हैविंग हर्ट्स की थ्योरी आती है एक, जो इंपॉर्टेंट है, इसको हम कवर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेंटल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो बहुत से बच्चे मेंटल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत से लोग तो एक ही पढ़ा देते हैं, जबकि इसमें एक जरा सा अंतर है। मेंटल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जरा सा अंतर है, तभी तो लोगों को पता ही नहीं होता। वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिखते हैं और जेम्स ड्राइवर की ये डेफिनेशन लिख देते हैं। जेम्स ड्राइवर ने ये जो डेफिनेशन दी है, ये किसकी दी है? मानसिक, यानी कौन सा डेवलपमेंट? मानसिक विकास की दी है। थोड़ा सा अंतर है, लेकिन है तो सही। वो भी मैं अंतर बताऊंगा आपको, जो कि नहीं बताता कोई भी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, जन्म से लेकर परिपक्वता तक यानी मैच्योरिटी तक व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं और कार्यों के प्रगतिशील स्वरूप को मानसिक विकास कहा जाता है। यानी किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमताएं बढ़ती रहें, जो उसकी मेंटल एबिलिटी है वो बढ़ती चली जाए, मेंटल मानसिक क्षमताएं, और कार्यों को प्रगतिशील करने की यानी कार्य करने की क्षमताएं भी बढ़ती चली जाए। ये है हमारा मेंटल विकास। मेंटल विकास यानी मानसिक विकास, समझ में आ गया होगा, मेंटल एबिलिटी का बढ़ना। ये बात किसने बोली? जेम्स ड्राइवर ने बोली। ठीक है, तो उसने कहीं भी कॉग्निटिव की बात नहीं करी, लेकिन कॉग्निटिव में और उसमें जो थोड़ा सा अंतर है वो मैं आपको समझा दूंगा, ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन है। अब देखिए, क्रो एंड क्रो भी मेंटल एबिलिटी की ही बात कर रहा है। ये सब साइकोलॉजिस्ट मेंटल एबिलिटी की बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव उसी के अंदर आ जाता है। यानी समझ लो मेंटल एबिलिटी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसी के अंदर कॉग्निटिव भी आ गया, तो सब कॉग्निटिव मान के चलते हैं उसको। मानसिक क्षमताओं के विकास की शुरुआत शैशवावस्था के दौरान मजबूत होती है। इसके दौरान मानसिक क्षमताओं तेजी से विकसित होती है। तो जो मेंटल एबिलिटी है हमारी, ये हमारी इन्फेंसी टाइम से ही एकदम बढ़ना शुरू हो जाती हैं। मेंटल एबिलिटी हमारी इन्फेंसी के टाइम से ही बढ़ना बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है, ऐसा क्रो एंड क्रो ने बोला। तो दोनों ने, ड्राइवर ने भी और क्रो एंड क्रो ने, मेंटल एबिलिटी की बात करी। अब देखते हैं मेंटल एबिलिटी में और कॉग्निटिव में कितना सा अंतर है, उसको चेक करते हैं बिल्कुल आराम से। तो इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी देयर इज ए लिटिल डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में मानसिक एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर है। तो देखिए, जो दिमाग से रिलेटेड है वो सारा कॉग्निटिव है। उसके अलावा मैं बता देता हूं, जैसे एटीट्यूड, मेंटल डिसऑर्डर भी आते हैं, ये सब मेंटल एबिलिटी है। कॉग्निटिव में सारा दिमाग से रिलेटेड जितना भी हम व्यवहार पढ़ेंगे वो सारा कॉग्निटिव में आ जाएगा, संज्ञानात्मक में। अब आप कहोगे जी अंतर क्या है? अंतर है जैसे एटीट्यूड का, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर्स का, ठीक है, ये और भी दो चार चीजें हैं जो कि उसमें ऐड हो जाती हैं, तो बन जाता है मेंटल एबिलिटी। तो सबसे पहले देखते हैं कॉग्निटिव में क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीजें देखते हैं। तो देखिए, कॉग्निटिव में हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम सेंसेशन। इसको आप देखेंगे, ठीक है, तो इसको संवेदना बोल दीजिएगा, यानी सेंसेशन और संवेदना एक ही बात है। इंग्लिश हिंदी दोनों में करा देता हूं। दोज प्रोसेस इंक्लूड अंडर द कॉग्निटिव फील्ड। कॉग्निटिव फील्ड के अंदर क्या क्या आ रहा है? एक तो संवेदना यानी सेंसेशन, उसके बाद परसेप्शन का मतलब हो गया धारणा दोस्तों, परसेप्शन का मतलब हो गया धारणा। सेंसेशन पे 1 लिख दिया, इस पे भी 1 लिख दिया, ठीक है। फिर परसेप्शन का मतलब हो गया 2 लिख दिया, इस पे भी 2 लिख दिया, यानी धारणा, ये लीजिए, ठीक है। मेमोरी तो आप जानते ही हो, हमारी जो दिमाग से रोट मेमोरी बोल रहे हैं, रटने की कितनी मेमोरी है, जो हमारी स्मृति है उसको बोल देते हैं। तो ये आ गया स्मृति, इसको मैं तीसरा नंबर देता हूं, मेमोरी को बोलते हैं स्मृति। तो ये कॉग्निटिव का ही हिस्सा है। उसके बाद थिंकिंग, जो हमारी सोचने की एबिलिटी है, यानी सोच, ये हमारा सोच भी जो है ये चौथे नंबर पे आ गया, ये भी हमारा कॉग्निटिव में ही आता है। उसके बाद इमेजिनेशन, हमारी कल्पना, इमेजिनेशन ये भी दिमाग से रिलेटेड है, ये भी हमारी कल्पना जो है ये भी कॉग्निटिव के अंडर में ही आ रही है। अभी देखिए, दिमाग से रिलेटेड सारी चीजें हमारी इसमें आ रही हैं। उसके अलावा कंसेप्ट फॉर्मेशन, हमारा कंसेप्ट को बनाने के लिए कंसेप्ट फॉर्मेशन, ये छठा है। अवधारणा निर्माण, ये भी हमारा कॉग्निटिव में आता है,
ठीक दोस्तों, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हमारा 7वां है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका मतलब समस्या समाधान, समस्या समाधान। तो ये सब हमारी कॉग्निटिव के क्षेत्र हैं। बच्चा अधिकतर कंफ्यूज रहता है, मैंने देखा है हमारे बैचेज में कि उन्हें ये नहीं पता लगता संज्ञानात्मक में आता क्या है। वो बार बार पूछता रहता है सर ये संज्ञानात्मक में क्या क्या आएगा। आज तुम्हें बिल्कुल क्लियर बता दिया, ये चीजें तो आपको संज्ञानात्मक में आएंगी। सेंसेशन का मतलब हो गया संवेदना, सेंसेशन का मतलब संवेदना, परसेप्शन का मतलब हो गया धारणा, मेमोरी का मतलब हो गया स्मृति, थिंकिंग का मतलब हो गया सोच, इमेजिनेशन का मतलब हो गया कल्पना, ठीक है, और कंसेप्ट बिल्डिंग का मतलब हो गया अवधारणा निर्माण, और समस्या समाधान का मतलब हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिल्कुल क्लियर हो गया कॉग्निटिव में क्या आएगा। अब मेंटल एबिलिटी में और क्या क्या आएगा इसके अलावा। तो इसके अलावा देखिए आप, आपका दृष्टिकोण, ठीक है, और इसके अलावा मैं बताता हूं दृष्टिकोण मेन है, दृष्टिकोण आएगा, आपके मूल्य, ठीक है, मॉरल वैल्यूज भी एक तरह से इसमें, वैल्यूज, मूल्य को आप वैल्यूज बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, वैल्यूज, ठीक है, ये सब आ जाएगा। सेल्फ कंसेप्ट आ जाएगा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाएगा। तो ये सारे फील्ड और एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, और एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, तो ये सारे फील्ड कहलाएंगे हमारा मेंटल प्रोसेस। तो आप पे एक सवाल आ जाता है कि बताइए मेंटल प्रोसेस क्या कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस है पूरा? नहीं, कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस का एक पार्ट है, या मेंटल डेवलपमेंट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक हिस्सा है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट छोटी चीज है, मेंटल डेवलपमेंट में और भी चीजें आ जाती हैं। तो ये हमने आज समझ लिया, ये बात हमें क्या क्या एक्स्ट्रा आ जाता है, हमारा इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट, ठीक है, रुचि, रुचि है एक्स्ट्रा हो जाती है, क्योंकि रुचि कॉग्निटिव में नहीं आती, इसमें आती है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज का मतलब होता है पूर्वाग्रह। तो ये 3-4 चीजें हैं, इंटरेस्ट, प्रिजुडाइड, एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब दृष्टिकोण हो गया, वैल्यूज हो गए, मूल्य हो गए, और मेंटल डिसऑर्डर हो गए। ये भी जोड़ दो कॉग्निटिव में तो मेंटल बन गया, ये भी सारे जोड़ दीजिए। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता। ये केवल मैंने आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए, क्योंकि जैसे मुझे पता लगेगा कि कोई कंफ्यूजन आएगा तो मैं उसे दूर जरूर करूंगा। मेरे बच्चे काफी कंफ्यूज इस चीज में रहते थे, आगे नहीं रहेंगे अब देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट जो हमारा है वो कैसे चलता है, वो किस तरह से चल रहा है। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी पढ़ेंगे, चाइल्डहुड भी पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम एडोलसेंस भी पढ़ेंगे। तीनों फेजेस में हम मेंटल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, तीनों फेजेस में हम सोशल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, तब जाके हमारा काम पूरा होगा। तो अब हम मेंटल डेवलपमेंट, मैंने कॉग्निटिव ही लिख दिया, क्योंकि कॉग्निटिव आएगा तो भी यही लिखोगे आप सारे, ठीक है। तो इसलिए मैंने कॉग्निटिव लिख दिया है, कभी आप सोचो कि कॉग्निटिव क्यों लिखा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंसी की। इन्फेंसी पीरियड की बात हो रही है। पहला आता है सेंसेशन एंड परसेप्शन, संवेदनाएं और धारणाएं। तो एक छोटा बच्चा है, अपनी मदर की थपथपाहट को पहचानता है, ठीक है, उससे उसे एक सुकून सा मिलता है, यानी उसको पता है कि मैं एक सेफ हैंड में हूं। तो एक विचार बन रहे हैं उसके कि मैं एक सेफ हैंड में हूं। जब उसे उस मदर को बुलाना होता है तो उसे कहीं ना कहीं ये दिमाग में सोच आ जाती है, रो जा, तू रोने लग जा, तेरी मदर आ जाएगी, तेरी मदर आ जाएगी। तो ये क्या है, ये मेंटल एबिलिटी तो शुरू हुई बच्चे की कि बेटा तू रोने लग, तेरी मदर जो है वो आ जाएगी। तो इसका मतलब सेंसेशन एंड परसेप्शन यहां से बनने इन्फेंसी स्टेज से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का विकास हो जाता है। जैसे घर में 3-4 जने हैं, 4 जने जान पहचान के हैं, उनसे बच्चा घुल मिल जाता है तो अनजान को समझने लग जाता है। अब उसे पता ही है अनजान है, इसके पास नहीं जाना। तो ये सब चीजें इन्फेंसी पीरियड में बन जाती हैं बच्चे की, ठीक है। अपने परिवार वालों में रहने लग जाता है, उसे खिलौनों का पता चल जाता है कि ये मेरा खिलौना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उसको समझ डेवलप होनी शुरू होती है कि भाई ये घर वाले हैं, ये खिलौना है, इससे खेलना है, रोना है तो मम्मी आ जाएगी। ऐसी समझ भी उसके अंदर डेवलप होनी शुरू होती है। मेमोरी, बच्चे की मेमोरी इन्फेंसी में थोड़ा सा आगे चलो, 1 साल 1 साल से ऊपर, तो बच्चा कुछ कुछ चीजें याद कर लेता है। जैसे कि मछली जल की रानी है, छोटा सा बच्चा तुतलाहट में गा देगा ABCD, ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, 3-4 गिनती भी गा देगा, 1 2 3 4, जब 1.5 साल से ऊपर का बच्चा आ रहा है, हो रहा है। तो यानी उसकी स्मृति, मेमोरी भी बननी शुरू हो जाती है इस एज में। उसके बाद करते हैं इमिटेशन, नकल। आपको पता है बच्चा नकल करता है,
नकल का मतलब ये नहीं चीटिंग, नकल का मतलब होता है जैसा आप करेंगे वैसा वो आपको नकल करके सीखेगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है नकल करने से, ठीक है। वो आपको कॉपी करेगा, कॉपी करके वो सीखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो एक नई चीज सीख रहा है। जैसे मान लो आप नमस्ते कर रहे हो तो वो भी नमस्ते करेगा, ठीक है। आप जो है प्रेयर कर रहे हो खाना खाने से पहले तो वो भी हाथ जोड़ेगा, चाहे बोला क्या हो उसे समझ में ना आए, लेकिन वैसी नकल करने की वो कोशिश करेगा। इसे बोलते हैं इमिटेशन, नकल, और वहां से वो मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट सीख रहा है बच्चा। उसके बाद बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ वेट एंड साइज, वजन और आकार की अवधारणा। शुरू में क्या रहता है, बच्चे को यह पता होता है बड़ा है तो भारी है, उसे उठाने में जोर से उठाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ जाता है ये बलून है, ये हल्का है, ये कोई और चीज है, ये भारी है, ये टॉय इतनी वेट का है। तो ये वेट का हल्का हल्का सा समझो एहसास उसे होने लग जाता है, ये भी एक मेंटल डेवलपमेंट का हिस्सा है। यानी कंसेप्ट ऑफ वेट एंड साइज बच्चा जो है, फ्लैट ऑब्जेक्ट, राउंड ऑब्जेक्ट, ऐसे टाइप की चीजें पकड़ना, किस तरह से पकड़ना है, बच्चा सीखने लग जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, बच्चे को यह पता चल जाता है ये चीज घुमा के खुलेगी या ऐसे खुलेगी। कभी छोटे बच्चे को कुछ टूथपेस्ट दे के देखना, उसे पता है ये कुछ चीजें वो आपको देखता है ना, तो उसे पता है घुमा के खुलती है और ये खींच के खुलती है। आप दे के देखेगा 100% वो कर देगा। तो इसका मतलब वेट और साइज की चीजों का उसको आइडिया हो रहा है, उसको ये चीजें हो रही हैं, ये मेंटल डेवलपमेंट ही तो है, उसको पता है कैसे खुलना है। उसके बाद इमेजिनेशन, कल्पना, बच्चे की कल्पना भी बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे आप वैक्सीन वगैरह लगवाने के लिए बच्चे को लेके जाओ तो वो आके ऐसी एक्टिंग करेगा कि मैं सुई लगा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। इसका मतलब उसकी इमेजिनेशन में वो डॉक्टर बन गया है और वो सुई लगा रहा है आपके। वो किचन में मम्मी जैसे काम करते हुए देख ले तो वैसे ही काम करने की कोशिश करता है। अगर आप उसे छोटे छोटे से खिलौने ला दो वो किचन वाले, तो वो वैसे ही चाय बनाने की कोशिश करेगा, पीने की कोशिश करेगा। यानी इमेजिनेशन, कल्पना में बच्चा जीना शुरू कर देता है। तो ये सब क्या है, मेंटल डेवलपमेंट ही तो हो रहा है उसका, कि वो कल्पनाओं में है, यानी सोच रहा है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है उसका। बात समझ में आ गई। ये सारे पॉइंट्स इसलिए ला रहा हूं, ये एक बार आप इसमें एक्सपर्ट हो गए तो सी टेट तो मैं आपसे ऐसे निकलवा दूंगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा मोस्ट पॉजिटिव आंसर में। बस आप इसको समझते रहो, रट भी नहीं रहा है, मैं कह नहीं रहा रटने को, जो रटने की चीजें होंगी वो तो मैं कहूंगा, जैसे मैंने एक चार्ट कहा वो रट लो वाला, बाकी समझते हुए चलो। क्योंकि सी टेट का जो पेपर है मैंने देखा है आज तक का, सी टेट में बहुत ज्यादा चीजें समझ पे डिपेंड करती हैं आपकी। यूपी टेट में या स्टेट टेट में कई बार क्या होता है, मेमोरी बेस्ड पेपर भी आते हैं, मेमोरी बेस्ड ज्यादा आता है, और जो सी टेट होता है वो समझने के हिसाब से पेपर आता है। तो दोनों पेपर की हल्की हल्की तैयारी अलग हो जाती है, एक में रटना ज्यादा पड़ता है, एक में समझना ज्यादा। तो हम दोनों काम करेंगे बढ़िया तरह से। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिव एंड एक्विजिशन इंस्टिंक्ट, रचनात्मक एवं अधिग्रहण प्रवृत्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लो। अभी आपने देखा होगा बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसके आगे कोई टॉय खोल दो, मैंने बोला ना, वो उसको खोलने की कोशिश करेगा और बंद करने की कोशिश करेगा। यानी टॉय उसको खोल देगा, उसको बंद करेगा। तभी तो आपने देखा ऐसी इमेज आती है छोटे छोटे बच्चों की कि भाई एप्पल बना दो, ये बना दो, बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं, ये रख दो। तो ऐसी कोशिश वो करता है। यहां से बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट होता है। और सेल्फ कंसेप्ट, स्व अवधारणा वो बनाता है। जैसे अपने बॉडी पार्ट्स सेल्फ कंसेप्ट बना लेगा कि उसको बाद में कि भाई नाक है, ये है, तो ये सब चीजें जान जाता है बच्चा, अपने सेल्फ कंसेप्ट बनाता है। और इस एज में आके ईगोसेंट्रिक बहुत हो जाता है, यानी अहम केंद्रित, उसको खुद से बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि हाँ बस मैं, दूसरा बच्चा उसको बेकार लगता है, दूसरे सब उसके लिए बेकार हैं। आप रो उसके सामने, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रोए तो आपको उठाना पड़ेगा, वो ऐसा सोच के चलता है। अहम केंद्रित होता है बच्चा इस एज में। तो ये ईगोसेंट्रिक वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इस लाइन कि बच्चा यहां से ईगोसेंट्रिक हो जाता है। तो मेंटल डेवलपमेंट इनफेंसी की बात कर रहा था। इनफेंसी का मतलब तो आप जानते हो दोस्तों, 2 to 2 ईयर्स में ये सब चीजें बच्चों में देखी गई। अब 2 से 12 की तरफ चलते हैं। अब 2 से 12 की तरफ आ जाओ, ठीक है। तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ये जो मैं अब मेंटल डेवलपमेंट लिख रहा हूं, ये 2 से 12 साल की एज के लिए लिख रहा हूं। अब मैं ये सारे जो आप देखोगे ये सब 2 से 12 के में आएंगे। अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के प्रति जागरूकता। अब बच्चे की थोड़ी सी पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो जाती है, वो पर्यावरण को देखता है, पेड़ पौधों को समझता है। यानी 2 साल के बाद उसे अर्ली चाइल्डहुड में भी और उत्तर बाल्यकाल में भी, लेट चाइल्डहुड में भी वो थोड़ा सा पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाता है।
पर्यावरण वाली चीजों को देखने में उसे रुचि भी आने लग जाती है, तो वहां से वो सीखता है अपने पर्यावरण के बारे में। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर ये लेट चाइल्डहुड से शुरू होता है, यानी जब बच्चा ये पहचान जाता है कि ये ज्यादा और कम नहीं है। जैसे मान लीजिए पानी दूसरे बर्तन में आप कर देंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पानी लिया, ठीक है, और इसे इस बर्तन में डाल दिया और ये सारा पानी इस बर्तन में ऊपर तक भर गया, तो बच्चा ये जान जाएगा कि दोनों लगभग लगभग बर्तन सेम आयतन के, क्योंकि सारा पानी इसमें आ गया। तो ये लेट चाइल्डहुड की खासियत है कि बच्चा ये पहचान जाता है, कंजर्वेशन का मतलब ये हो गया कि ये सारी चीज जब इसमें आ गई तो ये दोनों बराबर हैं। भाई जो इसमें पानी था वो सारा इसमें आ गया, तो लगभग दोनों का कुछ तो बराबर है, इतना आइडिया उसके मन में लग जाता है। ये बात क्लियर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन। यहां से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है, थिंकिंग एंड लॉजिक आ जाता है, सोच और तर्क आ जाता है। सोचना शुरू करता है तार्किक वे में, यानी वो जो है लॉजिक लगा के सोचता है, सारी चीजों को लॉजिक लगा के सोचेगा। थिंकिंग डेवलप होती है, वहां से वो सीखता है। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है, समस्या समाधान की क्षमता आ जाती है। जैसे अब बच्चों को पता है, छोटा सा बच्चा है 3-4 साल का, पानी पीने जा रहा है टैप पे। अब उसे पता है टैप ऊंचा है, वो पानी तक नहीं पहुंच रहा, कुछ छोटा मोटा ईंट वींट खिसका के लाएगा, उस पर चढ़ेगा, पानी पी लेगा। कितना बढ़िया लॉजिक से मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा ये कि समस्या समाधान की क्षमता आ गई। उसके पास एक प्रॉब्लम आई, उसने उसको सॉल्व करा, कैसे? बाय द प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग, सोच के उसे लगा मैं नहीं पहुंच पा रहा, तो अगर मैं किसी चीज पे खड़ा हूंगा तो ऊंचा हो जाऊंगा, मैं शायद पहुंच जाऊंगा। कुछ चीज लेके आया, खड़ा हुआ और पानी पी लिया। तो थिंकिंग से उसने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ये सब चीजें इस चाइल्डहुड में बच्चा शुरू करता है और ऐसे सीखता है। प्रॉब्लम में पड़ता है, उसे सॉल्व करता है, ठीक है, तो ये सब चीजें करता है उसे। नॉलेज ऑफ रियलिटी, थोड़ा सा वास्तविकता का ज्ञान, क्योंकि बच्चा जो इन्फेंसी का बच्चा था, समझो वो जो बच्चा था वो सब कुछ लिविंग ही मानता था, सब जीवित है, वो भी जीवित, उसके माँ बाप भी जीवित। वो कैटी, छोटी सी कैटी होगी, उसे भी खिलाएगा कि मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो, उसे लगता है ये भी जीवित है, उससे भी बात करेगा। लेकिन जब बच्चा ये एज में आ जाता है, चाइल्डहुड वाली में, उसे वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, कुछ आइडिया वहां से शुरू होता है कि भाई ये चीजें बात नहीं करती, ये ऐसी मृत चीजें हैं या नॉन लिविंग है, और ये जीवित चीजें हैं। तो इन सब चीजों का उसे आइडिया हो जाता है। आपने देखा होगा इन्फेंसी का बच्चा जानवरों से भी उतना ही बात करता है, कोई हिंसक जानवर हो वो उसके पास भी जाएगा, उसे पता है कि ये उसे पता ही नहीं यानी इस चीज का कि ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन वास्तविकता का ज्ञान होता है, इस एज में बच्चा जो है डरता है कि कहीं ये मुझे काट ना ले, तो उसे पता होता है ये हिंसक जानवर है, इससे बचो। उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा का सबसे तीव्र विकास इसी एज में होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो, सबसे पहले बताओ, 3-4 क्वेश्चन लिखवा देता हूं, लिख लो। लैंग्वेज डेवलपमेंट कब शुरू होता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट कब शुरू होता है? तो इन्फेंसी से ही शुरू हो जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट तीव्र कब होता है? तो चाइल्डहुड में तीव्र होता है। इन्फेंसी से शुरू होता है, चाइल्डहुड में तीव्र होता है। ये बात आपको पता है। ऐसे ही आ जाते हैं हम इस पे अपने भाषा का विकास। हो गया क्लियर? भाषा का विकास कब शुरू होता है? अब सोशल पे आएंगे तो सोशल की चीज बता दूंगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद आ जाते हैं हम अगले उस पे, मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस जो होते हैं हमारे, उसमें हम देखते हैं कि अब क्या क्या चीजें चेंज होंगी। थिंकिंग, सोच बदलती है इन लोगों की। ये जो है पहले जो सोच रही होगी वो अलग हो जाती है, अब ये लोग अलग वे में थिंक करते हैं, थोड़े क्रिएटिव हो जाते हैं। थोड़े से मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, क्रिएटिव थिंकिंग करने लग जाते हैं, तो सोच से बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। ठीक है, और सोचते सोचते आपको एक बात बताता हूं, ये अपने मैक्सिमम उसमें भी चले जाते हैं। एक पॉइंट आगे भी आएगा, इमेजिनेशन में लेंगे। सबसे पहले कंसंट्रेशन, एकाग्रता। एकाग्र चाइल्डहुड से ज्यादा अच्छे होते हैं, चाइल्डहुड में से ज्यादा अच्छे होते हैं, चाइल्डहुड से ज्यादा एकाग्र होते हैं, ज्यादा एकाग्र होते हैं। ठीक है ना? चाइल्डहुड में फिर भी मन भटक जाता है इधर उधर,
चाइल्डहुड में अब टीचर पढ़ा रहा है, हो सकता है इधर उधर मन भटक जाए, लेकिन इनकी एकाग्रता अच्छी होती है। इनका मन भटकेगा तो जानबूझ के भटकाएंगे ये अपना, वरना ये बैठ के सुन सकते हैं आपकी बातों को। इमेजिनेशन, कल्पना, इनकी कल्पना और बच्चे की कल्पना में अंतर है। इनकी कल्पना में क्या होता है, टीचर को बहुत जरूरी है इनको समझाना। ये क्या करते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे क्रिकेटर बन रहा है, तो इस एज में यही आता है, सबसे पहले क्रिकेट सीखना शुरू नहीं करा कि सचिन तेंदुलकर दिखाई देने लगा, विराट कोहली दिखाई देने लगा कि मैं बन गया। यानी अपनी कल्पनाओं में अपने आप को मैक्सिमम मानना शुरू कर देते हैं। तो टीचर को इनको धरातल पे लाना चाहिए, रियलिटी टीचर को पता रहती है, वहां से इनको सिखाए, इनकी कल्पना का सदुपयोग करे, उनको रियलिटी बताता रहे रियलिटी की भाई ऐसा नहीं है, बहुत कंपटीशन है मार्केट में, एक से एक प्लेयर पड़े हैं, बिना मेहनत के तुम नहीं बन पाओगे। तो इमेजिनेशन में बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। लॉजिक एंड डिसीजन, लॉजिक और डिसीजन इनके पास बहुत ज्यादा तगड़े आ जाते हैं, अपने डिसीजन मेकर होते हैं ये चाहते हैं कोई और इनकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे, और वहां से अपना मेंटल डेवलपमेंट भी करते हैं, यानी लॉजिक लगा लगा के सीखते हैं ये। उसके बाद क्रिएटिव पावर, मैंने बताया ना, क्रिएटिविटी तो इनके अंदर भर जाती है युवाओं के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पावर आ जाती है, जिसके कारण ये जो है नए नए एक ही चीज़ को नए नए तरीकों से करने की सोचते हैं। हमें लगता है ऐसे करेंगे, ये हमेशा उल्टा सोचेंगे और करना भी चाहेंगे उसे सही। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरल कंसेप्ट, नैतिक अवधारणाओं की समझ, ठीक है। कुछ मॉरल कंसेप्ट इनके अंदर ऐसे आ जाते हैं कि ये रूढ़िवादी सोच के अगेंस्ट हो जाते हैं। अभी जैसे मान लो ऐसा है दहेज प्रथा, तो इन्हें लगेगा अरे यार ये दहेज प्रथा होनी नहीं चाहिए, बंद करो, यानी एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहते हैं कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जाति प्रथा, सबसे ज्यादा विरोध में यही रहेंगे कि अरे जाति प्रथा होनी नहीं चाहिए, खत्म कर दो, क्योंकि इसमें ऐसा है वैसा है। ये एकदम आइडियल जीना चाहते हैं, इन्हें लगता है कि ये सब चीजें जो बनी हुई हैं सामाजिक चीजें गलत हैं, हमें, यानी सोच इनकी ऐसी रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो उस चीज से सीखते हैं, डेवलप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद द इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंध स्थापित करना। इसका मतलब यह है कि ये रोल मॉडल मान लेते हैं, इस पर लिख लेना, रोल मॉडल मान लेते हैं, अपना रोल मॉडल यानी आदर्श मान लेते हैं, आदर्श मान लेते हैं ये अपना किसी को भी, यानी किसी अच्छे आदमी को, पर्सनैलिटी को आदर्श मान लेते हैं और उसके जैसा बनना चाहते हैं, और उसके कारण ये सीखते भी हैं, उसी कारण ये सीखते भी हैं। जब आप किसी को रोल मॉडल मान लोगे तो उसके जैसा बनना चाहोगे, तो उसके जैसा सीखना भी चाहोगे, इसलिए सीखते भी हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास पूर्ण हो जाता है इनका, इनके शब्दकोश में बहुत सारे शब्द आ जाते हैं और भाषा का विकास में एक तरह से इनका बहुत अच्छा हो जाता है, परफेक्शन की तरफ, परिपक्वता की तरफ ये चल देते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया हमारा मेंटल डेवलपमेंट पूरा हो गया, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूरा हो गया। इससे रिलेटेड थ्योरी जो जो आएंगी, ये 3 थ्योरी हैं, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव, ब्रूनर और वाइगोस्की, ये हम आपको कराएंगे जब हम थ्योरीज को लेंगे। तो ये से रिलेटेड थ्योरी मैंने लिख दी ताकि आपको विश्वास रहे कि हाँ भाई ये सब काम हमारी क्लासेस में होना है। अब बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास की। सोशल डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग सा डेवलपमेंट है और बहुत छोटा सा डेवलपमेंट है। ये आपको, आप जानते भी हो क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं, तो हम समाज से सीखते हैं। हमें सोशलाइज्ड एनिमल भी बोला जाता है, सामाजिक प्राणी हम कहलाते हैं, क्योंकि हमें समाज में अंतःक्रिया करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारा डेवलपमेंट होता है। तो देखिए पहले पढ़ लेते हैं, ये है हमारी सेवीरे और टेलफोर्ड ने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, इसलिए मैं लेके आया हूं यहां पर। देखिए क्या बोला, समाजीकरण की प्रक्रिया शिशु के अन्य लोगों के साथ पहले संपर्क से शुरू होती है और जीवन भर जारी रहती है। यानी सोशलाइज, इसने ये बता दिया, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ सोशलाइजेशन कहां से शुरू होता है, तो इन्फेंसी से ही शुरू हो जाता है सोशलाइजेशन हमारा। हम क्या सोचते हैं, सोशलाइजेशन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब शुरू होता है। बच्चे कई बार गलत कर जाते हैं क्वेश्चन को, वो लिखता है बताइए सोशलाइजेशन कब शुरू होता है, इन्फेंसी में, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, ठीक है, और हमारा एडोलसेंस। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड लगा दो कि बच्चा बाहर निकलना शुरू हुआ यहां पर, जबकि इन्फेंसी से ही शुरू हो जाता है सोशलाइजेशन। पहला उसका अपने घर पे ही होता है, वो माँ बाप को सोशल मान के सीखता है। समझ में आ गई बात। तो आगे ये इन्होंने बोला है, इसलिए मैंने डेफिनेशन लिख दी। डेफिनेशन लिखने का मुख्य कारण यही था कि एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाए। उसके बाद हरलॉक ने क्या बोला, सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना।
यानी सोशल मैच्योरिटी प्राप्त हो जाती है, तो हम सोशलाइज्ड हो गए। ये हरलॉक ने बोला है कि हमारा सोशल डेवलपमेंट हो गया। तो दोनों डेफिनेशन बहुत इजी हैं, दोनों मैंने लिख दी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम देखते हैं सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो बच्चे का यानी 0 to 2 ईयर्स, बताइए सोशल डेवलपमेंट बताने की जरूरत है? अब नहीं बताने की जरूरत, क्योंकि अब आपको धीरे धीरे आइडिया लग गया होगा। ये बच्चे अपने माँ बाप से सीखते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको कहानी बताई उससे आप रिलेट कर सकते हो। सोशल डेवलपमेंट में अपने माँ बाप का अनुकरण करते हैं, उन्हें देखते हैं, उनसे सीखते हैं। हम नमस्ते कर रहे हैं, नमस्ते करेंगे। हम प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर करना चाहेंगे। हमारा आचरण बुरा रहेगा तो वो बच्चों पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, हमारा आचरण अच्छा रहेगा तो बच्चों पे हमेशा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए घर में जैसा माहौल रहता है, एक सिंपल सी बात है, घर में जैसा माहौल रहता है बच्चा वैसा ही बन जाता है। बच्चा वैसा ही बन जाता है, वैसा ही सोशली बिहेव करता है। इसलिए हमेशा पहला जो बच्चों का सोशल इंटरेक्शन रहता है, अंत्यक्रिया रहती है, वो अपने माँ बाप और अपने ग्रैंडफादर इन्हीं से रहती है। तो ये जैसा करेंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा। तो सामाजिक विकास मुख्यतः परिवार से ही शुरू होता है। सबसे पहले उनका अनुकरण करता है बच्चा, उन्हें देखता है, उनसे सीखता है। ये बात आपको समझ में आ गई तो इन्फेंसी की। अब बात करते हैं चाइल्डहुड की। चाइल्डहुड का मतलब 2 to 12 ईयर्स बच्चा कैसे सीखेगा? बताइए। 2 से 12 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट गैंग एज। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है गैंग एज, गिरोह की उम्र। लेट चाइल्डहुड को, अगर मान लो चाइल्डहुड ऑप्शन है या लेट चाइल्डहुड ऑप्शन है, तो आपको लेट चाइल्डहुड लगाना है। यानी लेट चाइल्डहुड को हम गैंग एज बोलते हैं। बच्चा थोड़ा सा गैंग बना के निकलता है और चाहता है कि मैं जो है गैंग में रहूं। यानी चाइल्डहुड ऑप्शन है तो आप लगाओगे, वही लगाओ, ठीक है। लेकिन अगर लेट अर्ली अर्ली है तो गैंग, गिरोह वो बना के घूमना पसंद करता है, इसको बोलते हैं गैंग एज, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रा और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बच्चों में ज्यादा रहता है। यह कॉम्प्लेक्स क्या रहता है? जो लड़की रहती है वो अपने पिता के प्रति ज्यादा आकर्षित होती है, पिता को अपना वो मानती है, आकर्षण का केंद्र मानती है, और जैसा पिता से यानी दुलार लगाव ज्यादा रखती है। जो लड़का होता है वो अपने माता के प्रति आकर्षित होता है, क्योंकि कुछ साइकोलॉजी से अपोजिट सेक्स थ्योरी भी बोलते हैं। अपोजिट सेक्स होने के कारण वो जो लड़की है वो अपने पिता की तरफ आकर्षित होती है, उससे दुलार चाहती है, और जो लड़का है वो अपनी माता के प्रति आकर्षित होता है और उससे दुलार चाहता है। तो यह सोशल हो गया, सोशल डेवलपमेंट हुआ। भाई वो पिता के प्रति आकर्षित है, उसको देख रही है और उससे सीख रही है, यानी सोशली उससे कनेक्टेड है, सोशली कनेक्टेड है उससे। तो ये इलेक्ट्रा और ऑडिपस दोनों कॉम्प्लेक्स माने आपको बता दिए। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो लड़कियों में होता है और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो छोटे बच्चों लड़कों में होता है। रोल ऑफ स्कूल, विद्यालय। सोशल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रोल विद्यालय का है, क्योंकि यहां पर क्या है, स्कूल एज है, ठीक है। एक तो प्राइमरी स्कूल एज है, प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज कौन सी है बताइए, क्वेश्चन आता है। प्री स्कूल एज, प्री स्कूल एज, और एक हमारी एलिमेंट्री स्कूल एज, एलिमेंट्री स्कूल एज, प्री स्कूल एज और एलिमेंट्री। तो ये तो हमारी प्री स्कूल एज यानी प्रारंभिक जो हमारा विद्यालय होता है, ये 2 से 7 तक की एज मानी गई, यानी अर्ली चाइल्डहुड। और लेट चाइल्डहुड यानी 7 से लेकर 12 तक हमारी एलिमेंट्री स्कूल एज मानी गई है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, लिख लो आप। प्री स्कूल एज 2 से 7 मानी गई है, यानी ये अर्ली चाइल्डहुड, ठीक। और ये बाल्यावस्था जो होती है हमारी पूर्व बाल्यावस्था, और ये उत्तर बाल्यावस्था जो मानी गई है हमारी, यानी प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था जो हमारी मानी गई है वो एलिमेंट्री स्कूल एज मानी गई है, ठीक है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था प्री स्कूल एज की 2 से 7 का है, उसको ज्यादा ये नहीं मानते कि बहुत तगड़ा स्कूल में आ गया है वो, अभी वो सीख ही रहा होता है। लेकिन मेन स्कूल एज जो है वो 7 से 12 ही हमारी मानी गई है। उम्मीद करता हूं ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लेना, बीच बीच में मैं आपको ये बातें भी बताता रहूंगा। चलिए, उसके बाद रोल ऑफ स्कूल, विद्यालय की भूमिका बहुत जरूरी है, बच्चा बहुत कुछ सोशली सीखता है विद्यालय से। उसके बाद डेवलपिंग एटिकेट्स, शिष्टाचार का विकास, बच्चों में शिष्टाचार बहुत ज्यादा, वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है समाज में भी, समाज में तो वहां से सीखता है एटिकेट्स। देखो कैसे सीख रहा है, आप समझो इस चीज को, ये क्यों जोड़ा है मैंने। यानी बच्चा सीख रहा है, अपने आप को अच्छा दिखा रहा है, चाहे जानबूझ के परेशान हो रहा है लेकिन चुपचाप बैठा है, साली उसका शरारत का मन कर रहा है तब भी नहीं कर रहा शरारत,
क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसे एटिकेट्स दिखाने अच्छे, तो वहां से कुछ अच्छी चीज सीख रहा है ना समाज से। उसे पता है समाज में ऐसे रहना है तो चुप रहना है, शोर कब करना है, उसे सब पता है। तो इसका मतलब डेवलपिंग एटिकेट, समाज में रह के एटिकेट्स को सीखता है वो, चाहे अपने आप को अच्छा दिखाने से, चाहे डर डर से, बह से, या प्राइज जीतने के लिए, कैसे भी वो ये सब चीजें करता है। उसके अलावा फाइट्स एंड क्वारल्स, अपने साथियों में बहुत ज्यादा लड़ता है, साथियों में बहुत ज्यादा लड़ता है। स्कूल एज होती है वाली है, साथियों में लड़ना, थोड़ी देर में भूल जाना, फिर खेलने लग जाना, लड़ना झगड़ना, भूल जाना और खेलने लग जाना। प्रभुत्व, डोमिनेंस, ग्रुप का लीडर बनना चाहता है, ग्रुप का लीडर कि भाई मैं लीडर हूं, ग्रुप लीडिंग कैपेसिटी सीखता है यहां से। सोशल डेवलपमेंट क्या है, इससे क्या सीखता है? ग्रुप लीडिंग, लीड करना, कि भाई एक अच्छा लीडर बनना, ये सारी चीजें वो यहां से सीखना शुरू करता है। उसके अलावा क्या है? राइवलरी, प्रतिद्वंद्विता आ जाती है, दुश्मन बड़ी जल्दी, यानी ग्रुप बना लेता, अरे ये तो मेरा दुश्मन है, मैं इससे बात नहीं करूंगा। जैसे आपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, मेरी उससे नहीं बनती, पता नहीं क्या उनमें क्या लड़ाई है, या उनमें कोई प्रॉपर्टी बट रही है, पता नहीं किस चीज की लड़ाई होती है, बस मेरी उससे बन नहीं रही, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, तो राइवलरी, प्रतिद्वंद्विता ले लेता है बहुत ज्यादा उससे। उसके बाद कोऑपरेशन, सहयोग, अभी तो हम बच्चे को ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रित भी बोल रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कोऑपरेशन भी करता है। क्यों करता है वो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। कोऑपरेशन, वो ग्रुप में अपने ग्रुप को अच्छा दिखाने को, क्योंकि जब आप उसको ग्रुप में डाल दोगे तो अपने ग्रुप को जिताने के लिए वो जी जान लड़ा देगा। इसका मतलब कोऑपरेशन, सहयोग सीखता है। समाज में आया, ग्रुप में डाला, आपने 5-6 लड़कों की टीम बना दी, बालिकाओं की, बालकों की, आप कहा तुम्हें टीम को जीतना है, तो जब उसे लगेगा मेरी टीम को जीतना है तो अपना बेस्ट करेगा। तो यानी आपने समाजीकरण करा उसका, सोशल बना के उसको सिखा रहे हो कुछ। शाइनेस, शर्मीलापन भी इसमें एक विशेषता है, बच्चा थोड़ा सा समाज से शर्माता है। हालांकि ये सारे पार्ट उसके चाइल्डहुड के हो गए, या आपने, उम्मीद करता हूं सारे आप नोट कर लीजिएगा आराम से, जो मैं बोलता हूं साइड साइड में नोट कर लिया करो, अपनी कॉपी बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगे आपके, अपनी लैंग्वेज में बना लो। एडोलसेंस के कैसे सोशल सीखते कैसे हैं? परिपक्वता प्राप्त करने की इच्छा, एडोलसेंस में सबसे बड़ा कैसे सीखता है समाज में, वो अपने आप को मेजर बताना चाहता है, यानी मैं अब मैच्योर हो गया हूं, तो वो बालकपन अपना हट छोड़ता है, चाहे उसके अंदर अंदर से है बालकपन, यानी एडोलसेंस के अंदर अभी भी अंदर से बचपना भरा हुआ है, लेकिन वो अपने आप को मेजर दिखाने को, यानी कि मैं माइनर नहीं रहा, नाबालिग नहीं रहा, मेजर दिखाने को, परिपक्व यानी मैच्योरिटी दिखाने को, वो क्या करेगा? वो ऐसी हरकतें करेगा समाज में, ऐसी हरकतें करेगा, मैं मैच्योर हो गया हूं, तो समाज में निकलता है, सीखता है वहां से। मित्रता, फ्रेंडशिप इनका मेजर गोल होता है, मित्र ने जो कह दिया वही करना है, यही सब करना है, कि भाई ने बोल दिया तो आधी रात भी भाग के जाएगा, सारे काम करेगा, भाई ने कह दिया बस, यानी मित्रता सबसे ज्यादा इनके अंदर प्रभुत्व में रहती है। ठीक है, क्रांतिकारी परिवर्तन तो होते ही हैं, मैंने आपको मोरालिटी में बताया था, ये चैलेंज कर देते हैं सारे रूढ़िवादी चीजों को। उसके बाद सोशल मैच्योरिटी, सामाजिक परिपक्वता इनके अंदर धीरे धीरे डेवलप होती है, समाज में कैसे रहना है, समाज से क्या सीखना है, कैसे अंत्यक्रिया करनी है, इनके अंदर वो मैच्योरिटी धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती है। ये अच्छा बनना चाहते हैं, समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जैसे इनके अंदर सबसे ज्यादा जागरूक होगा, पेड़ लगाओ, पर्यावरण अच्छा करो, पेड़ लगाओ, तो ये सब चीजें इनके अंदर बहुत ज्यादा जागरूक हो जाती हैं। इन सब चीजों से एक सकारात्मक दृष्टिकोण से ये देखने लग जाते हैं समाज को। उसके अलावा सामाजिक कार्यों में भागीदारी, मैंने बताया जितने भी सामाजिक कार्य हैं उनमें भागीदारी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ भंडारे वगैरह बहुत रहते हैं, तो युवा सबसे ज़्यादा भंडारों में काम करेंगे, जगरातों में काम करेंगे, उन्हें लगता है सामाजिक भागीदारी कि हम अपने आप को अच्छा दिखाएं समाज में, शादियों में बहुत काम कराएंगे, पड़ोस की शादी में जाके काम करा देंगे, तो सामाजिक कार्यों में इनको अच्छा लगता है काम कराना। सामाजिक मूल्य एवं दृष्टिकोण का विकास, सामाजिक मूल्यों का कैसे समाज में रहना है, क्या वैल्यूज हैं, और वहाँ समाज के प्रति नजरिया, वो इनका उससे बहुत कुछ सीखते हैं और बदलता भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपने अपने दिमाग में भी बैठा लिए होंगे और मेन पॉइंट्स लिख ली भी लिए होंगे, जिससे कि आपको बहुत आराम से ये चीजें समझ में पकड़ में आ जाएंगी। ठीक है, और समूहों के प्रति समर्पण तो इनका बहुत ज्यादा होता है कि ग्रुप, मेरा ग्रुप, और इसमें क्या होता है ज्यादातर ग्रुप में ये मिक्स रहते हैं, अपोजिट सेक्स, यानी गर्ल और बॉय ज्यादा रहना चाहते हैं,
एक ग्रुप बनाने की, दोस्ती वाला ग्रुप, गर्ल और बॉय, ये अपोजिट सेक्स के कारण। क्योंकि दिक्कत क्या होती है एडोलसेंस में, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बन रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, हार्मोन सिक्रीट होते हैं बहुत ज़्यादा, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो ये हार्मोन्स के कारण अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना जायज़ सी बात है, कोई इसमें कोई गलत वो नहीं होता। तो जिसके कारण ये अपने समूह के प्रति डिवोटेड रहते हैं। चलिए, थ्योरी रिलेटेड टू द सोशल डेवलपमेंट, ये हमारी जो है एक तो होगी ब्रॉन फैन बर्नर्स थ्योरी, ये हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये कर लेंगे हम एरिक्सन्स थ्योरी, इसको हम कर लेंगे, ठीक है, इसको हम करेंगे बाद में, लेकिन ये भी अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले हम और थ्योरीज करेंगे, इसको बाद में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो दोस्तों, ये जो सोशल डेवलपमेंट के बाद जो मॉरल डेवलपमेंट की क्लास आएगी वो मैं अलग से बना दूंगा। यहां पर हमारे सारे डेवलपमेंट खत्म हो गए। अब अगली क्लास में मैं क्या लेके आने वाला हूं वो भी जान लीजिए। अगली क्लास में मैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट लेके आऊंगा, ठीक है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट लेके आऊंगा। इसकी मैं एक बहुत बढ़िया क्लास लेके आने वाला हूं आगे, जो हम बनाने वाले हैं। बस हम आपसे एक ही उम्मीद करते हैं कि एक तो हमारा लाइक, सब्सक्राइब ये आप जरूर कर दीजिए, और बहुत से अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। और मैं बहुत ही जल्द आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया क्लास लेके आने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार दोस्तों।